हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक गोला, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर। तो देखो, हम आपके लेके आए आज AIOT ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। इसमें कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ठीक है, वही जो बिल्कुल नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है इस तरह से, कैपेसिटर है, इसमें चार्जेस प्रेजेंट हैं, आपको इसमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो देखो यहाँ पे जो अंदर यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें अंदर चार्ज Q1 है, इसमें Q3 है, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है Q2 माइनस Q3, ये होता है इफेक्टिव चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, मतलब डिफरेंस अपॉन टू, मतलब यहां से अगर अपन बात करें इफेक्टिव चार्ज की, ठीक है, तो इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, देखिए यहां से Q इफेक्टिव इज इक्वल टू ये होता है Q इफेक्टिव इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3 अपॉन 2। Q2 माइनस Q3 अपॉन 2 ये होता है इफेक्टिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। V इज इक्वल टू Q अपॉन C कर देंगे, तो यहां से ये Q है ही सही, डिवाइड बाय C कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें आपसे बोला गया है कि पहले हमने इस स्विच S1 को ऑन किया हुआ है, तो जो स्विच S1 को आप ऑन करेंगे तो उसमें ये C1 कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। इस पे वोल्टेज कितना आएगा, V, इस पे वोल्टेज V आ जाएगा। ठीक है, अभी S2 ओपन है, तो इस पे चार्ज पोटेंशियल कितना बच्चों, 0 है। अब आपसे कह रहा है S1 को ऑफ कर दिया और आपने S2 को ऑन किया। तो S1 को ऑफ करके अब S2 ऑन करेंगे तो इन दोनों कैपेसिटर में या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड फाइनली दोनों पे पोटेंशियल सेम आएगा। तो फाइनल कॉमन पोटेंशियल अपन देखें, फाइनल कॉमन पोटेंशियल C इज इक्वल टू C, VC इज इक्वल टू, मतलब कॉमन पोटेंशियल VC इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 V1 करेंगे तो C1 V हो गया, ठीक है, प्लस C2 V2 करेंगे 0 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। C1 कितना है, 6, C1 यहाँ पे 6 से रख दिया 6। V कितना दे रखा है, वोल्टेज आपको 20, ये रख दिया 20 अपॉन C1 प्लस C2 करेंगे कितना आएगा, 9। ठीक है, तो यहां से आप देखिए 3 से अगर इसको अपन डिवाइड करें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 40 अपॉन 3। तो ये आपने निकाल लिया फाइनल कॉमन पोटेंशियल ऑन बोथ कैपेसिटर। अब हमसे पूछा गया है कि इस पे फाइनल चार्ज निकालिए, क्या होगा, इस Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो Q2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉमन पोटेंशियल इनटू कैपेसिटर C2 इनटू VC। ठीक है, तो यहां से बस मल्टीप्लाई कर दो, C2 कितना दे रखा है आपको, 3, तो 3 को इस 40/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया रिजल्ट बच्चों, 40। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 40 माइक्रोकूलम, ये आंसर जाएगा थर्ड इसका। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 103 में आपसे कह रहा है कि इस तरह से 2 बल्ब्स जिनकी पावर आपको दे रखी है 200 वाट एंड 100 वाट, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, आपको नेट पावर फाइंड करनी है। तो बल्ब जब भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो नेट पावर अपन निकालते हैं इस तरह से, 1 अपॉन P नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। ठीक है, तो 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 करके निकालते हैं नेट पावर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 मीन्स यहां से P नेट आ जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन सम। ठीक है, इसका इनवर्स करके उल्टा कर देंगे तो मल्टीप्लाई अपॉन सम, मतलब 100 इंटू 200 अपॉन 300। ठीक है, तो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो 200 अपॉन 3 लगभग हो गया है 66। तो 66 कौन सा आंसर आ गया, ये सेकंड। ठीक है, चलो आगे आते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है बच्चों, जब S को बंद किया जाता है, मतलब ऑन किया जाता है, तो यहाँ पे हम बताने इसमें ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी। तो देखिए तो बच्चों उसको अपन ऑन करेंगे, देखो उसको अपन ने ऑन किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना वोल्टेज है, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे इस जंक्शन पे अगर अपन लगाएं जंक्शन लॉ, मतलब KCL, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इधर से मान लो करंट आ रही है I1 करंट, ठीक है, इधर से करंट आ रही है ये I2 करंट, इधर से आ रही है मान लो ये I3 करंट, I1 I2 I3। तो यहाँ पे KCL हम कैसे अप्लाई करते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 0 करते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। मान लीजिए बच्चों इस कॉमन पॉइंट पर, ये जो कॉमन है इस पे पोटेंशियल है x वोल्ट, x से,
तो यहाँ पे सिग्मा आई 0 करेंगे, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 को आपको 0 करना है। उससे क्या निकल के आएगा, कॉमन पोटेंशियल X निकल के आ जाएगा। तो I1 मतलब कैसे निकालें, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I2 निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे I3 निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पहले I1 निकालें, तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 2 ओम, प्लस I2 के लिए करेंगे 20 माइनस एक्स अपॉन कितना है, 2 ओम, प्लस यहां करेंगे 5 माइनस एक्स अपॉन 4 ओम इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल टू बन जाता है 9 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया 9 वोल्ट। अब यहाँ पे हमें I1 निकालना है, तो I1 इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था I1 को, ये लिखा था 0 माइनस एक्स बाई 2, रख दें 0 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ से x कितना है 9, तो यहाँ पे 0 माइनस 9 बाई 2 करने पे कितना आ गया, माइनस 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो आ जाएगा 4.5 एम्पियर। माइनस साइन तो इंडिकेट कर रहा है कि आपने करंट की डायरेक्शन I1 गलत मानी है। करंट I1 ऊपर न जाके किधर आएगी, आउटवर्ड आएगी, मतलब यहां से नीचे आएगी करंट, ये मतलब है माइनस साइन का। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ गया, 4.5 एम्पियर, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यार आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए एंड बी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ बच्चों 4 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रही है, ये दोनों इधर भी टोटल 10 ओम है, यहाँ भी टोटल 10 ओम है। ठीक है, दोनों इक्वल है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी, इधर जाएगी करंट 2 एम्पियर, इधर भी जाएगी करंट 2 एम्पियर, दोनों में करंट इक्वल डिवाइड होगी, 2 एम्पियर 2 एम्पियर। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या बच्चों, VA माइनस VB निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकालते हैं, सिग्मा V फ्रॉम B टू A, मतलब B से चलेंगे A तक एंड सिग्मा V करेंगे, मतलब KVL के अकॉर्डिंग। तो यहां से B टू A चलेंगे इस तरफ, ये B टू A सिग्मा V करना है। तो चलो B से A चलें, पहले हम यहाँ 6 ओम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, करंट के विपरीत चलने पर हम क्या लिखते हैं, प्लस IR। तो प्लस IR, I कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 6। फिर यहाँ पे 4 ओम में हम करंट के अलोंग चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो करंट के अलोंग चलने पर क्या लेते हैं, माइनस IR। तो माइनस I कितना है 2 एम्पियर, R कितना है यहाँ पे 4 ओम। तो कितना हो गया बच्चों, ये 12 माइनस 8 मतलब 4 वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। आपसे कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक सदिश में दूसरे सदिश का भाग परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हम डिवाइड नहीं कर सकते, एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि एक सदिश का किसी दिशा द्वारा भाग संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बच्चों यहाँ पे मैग्नीट्यूड को तो हम डिवाइड कर पा लेंगे, लेकिन डायरेक्शन का डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन को मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से हम 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 वेक्टर्स को डिवाइड करने का हमारे पास कोई रूल नहीं है, क्योंकि डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर। ठीक है, आगे आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 107। आपसे कहा कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 13.2 kg, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। बिल्कुल सही बात है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। द सेम मास को अगर अपन ग्राम में लिखे तो इतना लिखते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, नहीं, अब इसमें 5 नहीं है, अभी भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेंगे, 3। तो जब भी हम किसी एक अमाउंट को दूसरे अमाउंट में यूनिट में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा बच्चों आंसर इसका, तो यहाँ पे ए तो सही है, आर गलत है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन 108 पर। आपसे कह रहे हैं व्हाट एंगल शुड बी बिटवीन 2 फोर्सेस, ठीक है, सो दैट रिजल्टेंट इज P रूट 10। आप जानते हो बच्चों R जो रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, ये होता है F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें F1 F2 F1 को रखें, F1 कितना है 2P, इसका स्क्वायर करेंगे 4P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F2 इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2P स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 F1 कितना है यहाँ पे, F1 यहाँ पे 2P है, 2P F2 कितना है रूट 2P। अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा कितना लें, ये कितना हो गया 4 और 2 6। ठीक है, 6 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए, क्योंकि रूट 10 है ना ये,
तो यहाँ पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 4 तभी ऐड हो पाएगा जब √2 कट जाए। तो यहाँ पे √2 तभी कट सकता है जब यहाँ पे क्या आ रहा हो 1/√2, ताकि √2 से √2 कट जाएगा, अपने आप क्या बन जाएगा ये 4, 2 एंड 4 मतलब टोटल 10 बन जाएगा। तो कैसा है यहाँ पे क्या रखना पड़ा 45 डिग्री, कि cos 45 की 1/√2 होती है, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 109 पे। आपसे कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज, मीटर ब्रिज अपन जानते हैं किस प्रिंसिपल बेस्ड है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है मीटर ब्रिज। ठीक है, संतुलित मीटर सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित होता है ये मीटर सेतु। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110। ठीक है, 110 करंट इन सर्किट फॉल्स 5 एम्पियर टू 0 in 0.1 second. If an average EMF 200 volt induce, give an estimate of self inductance of this circuit. तो देखिए E is equal to क्या होता है L di upon dt, L di upon dt ये होता है। ठीक है, तो यहां से E आपको दे रखा है 200 वोल्ट। ओके, इंड्यूस EMF, L हमें निकालना है, di मतलब चेंज इन करंट का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, मैग्नीट्यूड 5 है, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड ये लग रहा है। तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा इज इक्वल टू 5L, तो L इज इक्वल टू कितना होगा 4 हेनरी। तो कितना है बताइए 4 हेनरी। ठीक है, ये L आपने फाइंड कर लिया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये कह रहा है कि टू वेरीफाई ओम्स लॉ वोल्ट मीटर, मतलब ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए वोल्ट मीटर हम कहाँ लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एंड अमीटर का लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अरे आप तो हमेशा ध्यान रखो, चाहे वोल्ट चाहे ओम्स लो को वेरीफाई करना हो या कुछ भी करना हो, वोल्ट मीटर तो हमेशा किस में लगाया जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एंड अमीटर का लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तभी ये प्रॉपरली वर्क करते हैं। वोल्ट मीटर को अप्लाई करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अमीटर अप्लाई करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा पैरेलल एंड सीरीज। ठीक है, तो वोल्ट मीटर तो लगाएंगे अपन कौन से में तो यहाँ पे वो समांतर क्रम में लगाना है वोल्ट मीटर, श्रेणी क्रम में लगाना है अमीटर। ठीक है, 4th आंसर आ जाएगा इसका। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, आज जगह फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ऑफ गामा रेज, एक्सरे एंड यूवी रेज इज गिवन है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है गामा रेज की, क्योंकि हाई सबसे हाई एनर्जी होती है गामा रेज में, उससे कम एक्सरे में, उससे कम यूवी रेज में। तो क्या जाएगा फ्रीक्वेंसी ए ग्रेटर देन, सॉरी ये नहीं, सबसे ज्यादा किसमें ए में, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आएगा सेकंड, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13। Which energy state of double ionized lithium has same energy as that ground state of hydrogen? तो यहाँ पे आपसे सेम एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, एनर्जी हमें सेम करनी है, E1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, E1 इज इक्वल टू E2 की बात कर रहा है। ठीक है, या कहते हैं E इज इक्वल टू E डैश। ठीक है, E इज इक्वल टू E डैश, ये अपन से बोल रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से वो E इज इक्वल टू E डैश ये अपन लेके चल रहे हैं, E इज इक्वल टू E डैश। तो फर्स्ट में कौन है डबल आयोनाइज्ड लिथियम। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो रखें -13.6 जेड स्क्वायर, तो लिथियम का जेड कितना है 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, एन तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू ई डैश में कौन है हाइड्रोजन। ठीक है, -13.6 ई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और इसके लिए कौन सा बोला गया इसने मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट, एन का मान 1 है। ठीक है, तो यहां से ये -13.6 से तो कट गया ये, क्लियर। यहाँ पे कितना आ गया 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 3, तो आ जाएगा थर्ड आंसर इसका। क्लियर, चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ठीक है, यहां से अगर अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक सेल को रखा हुआ है पहले 0.2 मीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे रहा है 0.6 वोल्ट एंड सैचुरेशन करंट 18 मिली एम्पियर है। अब आपसे कह रहा है कि सोर्स को आपने 0.6 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया, मतलब डिस्टेंस को आपने कितना कर दिया 3 गुना। यहां से 0.2 थी, अभी कितना हो गया 0.6, मतलब डी डैश को आपने यहाँ पे कर दिया है 3 टाइम्स ऑफ डी, ये आपने कर दिया है। ठीक है, क्योंकि पहले कितना था बेटा 0.2, अब कितना हो गया 0.6, 3 गुना कर दिया ट्रिपल, सॉरी ये नहीं ये 0.6। ठीक है, 0.6 मीटर कर दिया है, तो आपने डिस्टेंस डबल कर दी है। अब बच्चों डिस्टेंस डबल कर देने पे फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ में सर्फ उस पे वर्क फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ता है ना ही वर्क फंक्शन पे, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अनचेंज रहेगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है Vs डैश इज इक्वल टू Vs,
ठीक है, ये तो अनचेंज रहेगा, तो ये तो कितना आएगा 0.6 वोल्ट ही आएगा, ये तो अनचेंज रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, ठीक है, और ना ही वर्क फंक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, दोनों ही अनचेंज रहेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, लेकिन बच्चों डिस्टेंस चेंज होने की वजह से यहां से जो सैचुरेशन करंट है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज जाएगी? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, दूरी बढ़ने पर इंटेंसिटी क्या होती है, इस तरह से 1/d² के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी वेरी करती है। तो इंटेंसिटी कितने, डिस्टेंस आपने ट्रिपल करी है, तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रिपल करने पर कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स, क्योंकि डिस्टेंस ट्रिपल हो गई तो 3 का स्क्वायर करने पे क्या बन जाता है 9, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई 1/9 टाइम्स। तो इसलिए करंट भी यहाँ पे, अब जो यहाँ पे सैचुरेशन करंट है बच्चों, सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो सैचुरेशन करंट 1/9 टाइम्स रहेगी, तो 1/9 टाइम्स, तो सैचुरेशन करंट पहले कितनी थी 18 मिली एम्पियर, तो इसको 1/9 टाइम्स करें तो क्या आ गया 2 मिली एम्पियर। तो क्या आएगा आंसर इसका, यह आ जाएगा 4, सैचुरेशन करंट विल बी 2.0 मिली एम्पियर, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए एंड बी 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके इनिशियल में इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स लिए गए हैं आपको। ठीक है, और जो आप इनकी हाफ लाइफ दे रखी है 1 आवर एंड दूसरे की 2 आवर्स है, आपसे कह रहा है कि आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद इनके डिसइंटीग्रेशन की रेट का रेशो क्या होगा, ये हमें निकालना है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब एक्टिविटी। अच्छा पहले बच्चों अपन बात करें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचेंगे, तो आप जानते हो n का फॉर्मूला होता है n = n0/2 पावर t/t, ये आप जानते हैं फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें इसमें आफ्टर 2 आवर तो na = क्या जाएगा n0/2 पावर टाइम आपको देखा है 2 आवर्स, और इसकी हाफ लाइफ कितनी है पहले वाले की 1 आवर, तो n0 कितना हो गया ये 4। बी वाले के लिए देखें कितना आएगा n0/2 पावर टाइम तो खैर 2 है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स दे रखी बी वाले की 2 आवर्स से, तो यहां से n0/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा Na/Nb, Na/Nb ये जो रेशो है कितना है, Na/Nb करोगे तो 1/2। ठीक है, अब आते हैं आगे एक्टिविटी पे। आप जानते हैं एक्टिविटी इज इक्वल टू होती है लैम्डा इंटू एन, एक्टिविटी इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसके इक्वल होती है। और लैम्डा बच्चों हम देखें ए इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो अपने आप में हम जानते हैं 1/t के प्रोपोर्शनल है, और ये एन तो कह रही सही। ओके, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू आप जानते हो कितना होता है बेटा 0.693/t इंटू एन, तो यहां से a इज प्रोपोर्शनल टू क्या है n/t, तो यहां से अगर मैं a/ab निकालूं, a/ab तो जाएगा na/nb इंटू tb/ta, ठीक है, tb/ta ये हो जाएगा। तो यहां से na/nb आपने कैलकुलेट किया, ये 1/2 आ रहा है, 1/2 tb/ta, tb आपको दे रखा है 2 आवर्स और tb यहाँ पे 1 आवर्स है, तो क्या गया रेशो 1, मतलब आंसर आ जाएगा इसका 3rd। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें आपसे कह रहा है कि सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसकी थिकनेस अपन चेंज कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से चेंज होगा ये बताना है। ठीक है, थिकनेस सॉरी डायमीटर चेंज कर रहे हैं, तो देखो इस तरह से आप जानते हैं कोई ये एक डिस्क है, ठीक है, ये इसकी थिकनेस t, थिकनेस t, ये इसकी रेडियस r, ये इसकी रेडियस r। ठीक है, तो यहां से बच्चों इसके अंदर इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी हम बात कर रहे हैं i, तो m तो उसका मास है i, तो i इज इक्वल टू आप जानते हैं डिस्क के लिए i इज इक्वल टू होता है mr²/2, mr²/2 होता है। ठीक है, मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू दी mr²। अब यहाँ पे जो m है मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, तो आयतन इंटू घनत्व करेंगे तो इसका आयतन मतलब वॉल्यूम क्या लिखेंगे πr²t, क्योंकि t इसकी थिकनेस है, ठीक है, और डेंसिटी इसकी रो, ठीक है, और ये r²। तो आप देख सकते हैं r² मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू दी r⁴। तो यहां से i इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या है r⁴। यहां पे आपसे कह रहा है कि या अब रेडियस अपन जानते हैं डायमीटर की प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए d⁴ हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ a इज ट्वाइस ऑफ b दिया गया है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 16, क्योंकि 2⁴ करने पे क्या जाता है 16, तो इसलिए क्या आ गया आंसर
थर्ड। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 पे। फाइंड द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो यहाँ पे ये भी रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी एक लेंथ है, ठीक है, और ये रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी एक लेंथ है, ठीक है। अब लेंथ एंड लेंथ का रेशियो निकालोगे, लेंथ अपॉन लेंथ करेंगे, ठीक है, यूनिट लेस होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट लेस होगा, ठीक है। मतलब लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ स्क्वायर क्या बनेगा, यूनिट लेस, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। Constant torque is acting on a uniform circular wheel. Change in its angular momentum from a0 to 4a0 in 4 सेकेंड। टॉर्क निकालना है, तो जो टॉर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, डेल जे अपॉन डेल टी, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेशन मोशन, घूर्णन गति में न्यूटन का द्वितीय नियम लगाएं तो होता है टॉ बराबर डेल जे अपॉन डेल टी। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बलाघूर्ण को शो करती है, ठीक है। चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम गिव्स अप्लाइड टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका निकाला टॉर्क डेल्टा जे कितना है 4a0 माइनस a0 करिए, 4a0 माइनस a0 एंड टाइम कितना है 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड सॉरी 4 सेकेंड, तो कितना आ गया 3a0 बाई 4, तो कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या कह रहा है आपसे, देखिए द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम एक्स इंटू मीडियम वाई इज थीटा। अच्छा क्रिटिकल एंगल मतलब वही TIR वाले की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब बनता है बच्चों, जब रे डेंसर से आती है रेयरर मीडियम में, तभी क्रिटिकल कंडीशन बनती है, तभी यहाँ पे TIR हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम एक्स से मीडियम वाई में जा रही है, इसका मतलब मीडियम जो एक्स है बच्चों, ये मीडियम एक्स कौन सा मीडियम है, डेंसर, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम वाई क्या होगा, रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम, विरल माध्यम, वो सघन माध्यम, ठीक है। अब यहां से क्रिटिकल एंगल, तो जो आप जानते हैं साइन थीटा सी, साइन थीटा सी, साइन थीटा सी इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम। अरे सीधी सी बात है, आप जानते हो साइन थीटा का मान 1 से छोटा ही होता है, तो ऊपर वैल्यू लिखेंगे स्मॉल, नीचे लिखेंगे लार्ज, मतलब ऊपर आएगा विरल माध्यम, नीचे आएगा सघन माध्यम। तो रेयरर मीडियम मतलब म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, ठीक है। अब आप जानते हैं बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें अपोजिट इनवर्सली आपसे कह रहा है कि स्पीड लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज v, तो एक्स मीडियम में वेलोसिटी v है, तो एक्स मीडियम मतलब डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी v है, तो डेंसर मीडियम की वेलोसिटी v आएगी ऊपर, ठीक है। और आपको y मीडियम की वेलोसिटी फाइंड करनी, इसको v डैश बोल दें, v डैश आएगा। यहाँ पे क्या निकालना है आपको v डैश, तो v डैश को उधर ले आओ, साइन थीटा नीचे ले आओ, तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो गया v अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सेकंड ऑप्शन v अपॉन साइन थीटा। क्लियर। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैरेलल बीम इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, इट इज देन पुट इन कांटेक्ट विद ए कॉनकेव लेंस। तो जब भी दो लेंस थिन लेंस कांटेक्ट में होते हैं, तो इस केस में आप जानते हैं यहाँ पे 1 अपॉन एफ नेट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। अब f2 यहाँ पे कॉनकेव लेंस है इसलिए माइनस में लेना पड़ेगा, जो कि f/2 है, ठीक है। तो चाहिए ऊपर चला जाएगा, -2 अपॉन f हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन f माइनस 2 अपॉन f, तो उसको माइनस करा कितना आ गया, माइनस में 1 अपॉन f। तो यहां से f नेट जो है फोकल लेंथ क्या आ रही है, माइनस ऑफ f, इसका मतलब ये रिजल्टेंटली कॉनकेव लेंस को शो कर रहा है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में आप जानते हैं जब जो बीम आती है पैरेलल बीम इस तरह से इंसिडेंट होती है, ये रिजल्टेंट एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इस बच्चों अगर कोई पैरेलल बीम इस पे आप फॉल करेंगे, पैरेलल बीम इस तरह से ही आएगी, कोई पैरेलल बीम आ रही है तो ये क्या होती है, डाइवर्स होती है, इस तरह से डाइवर्स, मतलब पीछे यहाँ पे मिलती हुई फील होती है इस जगह, ठीक है, इस जगह कहाँ पे, फोकल पॉइंट पर, ठीक है, इस जगह बच्चों यहाँ पे ये फोकल पॉइंट मिलती है f पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा इसका रिजल्ट, यहाँ पे वर्चुअल, और ये वर्चुअल फॉर्म में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअली मीट कर रही है, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज कहाँ पर, इस फोकस पे, तो कौन सा आंसर आएगा, ये फोर्थ, वर्चुअल एट v इज इक्वल टू f। ओके चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसको समझे।
डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा इन फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न एट अ सिंगल स्लिट इज गिवन बाय। तो बच्चों फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है, इसके अंदर आप जानते हैं मैक्स अपन जो देखते हैं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस होता है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा होता है पार्ट डिफरेंस। और अपन बात करें मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमा के लिए डिफरेंस पार्ट डिफरेंस करते हैं 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल। और हमसे यहाँ पे क्या बोला है इसने बच्चों, फर्स्ट मैक्सिमम मतलब n को आपको क्या रखना है 1, n इज इक्वल टू आपको 1 लेना है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, तो इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करिए, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 रखने पर। तो क्या आ गया आंसर, a साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका, a साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। ओके, चलो आगे आते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन 122 पर। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.20 सेंटीमीटर इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन ट्यूब। तो बच्चों यहाँ पे अपन जानते हैं कि कोई भी कैपिलरी ट्यूब को अपन लिक्विड डिप करते हैं तो जो लिक्विड अपन राइज कर जाता है उस राइज हाइट की वैल्यू क्या होती है, h इज इक्वल टू होता है 2t अपॉन r रो g, ये होता है 2t अपॉन r रो g, ऐसे अपन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2t अपॉन r रो g में यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो 2t कितना दे रखा आपको, t आपको दे रखा है 0.75, ठीक है। और यहाँ पे r रेडियस कितनी रखी है 0.20 सेंटीमीटर और 0.20 अपॉन 100 मीटर में चेंज कर दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 10 पावर 3, ग्रेविटी यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी वैल्यूज को पुट कर दो, ये आ जाएगा 0.075, ठीक है 0.075 मीटर, ये आएगा रिजल्ट। उसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट पहले यहाँ शिफ्ट होगा फिर यहाँ पे, तो 7.5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा इसका आंसर सेकंड 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बनता है रिजल्ट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 123। टू आइडेंटिकल रॉड्स इन ज्योमेट्री बट मतलब दोनों सेम टाइप की रॉड्स हैं ज्योमेट्री के अंदर, बट इनके मटेरियल डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट है। आपसे कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा1 अल्फा2 एंड यंग मॉडुलस की इंफॉर्मेशन y1 y2 गिवन है, ठीक है। टू रीड्स मासिव वॉल्स के बीच में इसको अपन ने फिक्स कर रखा है, मतलब कुछ इस तरह से फिक्स कर रखा है, ठीक है। ये दो वॉल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में अपन ने 2 रॉड्स को ऐसे फिक्स किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से 2 रॉड्स को अपन ने फिक्स किया है, एक ही अलग रॉड है, ठीक है, एक ही अलग रॉड है, दोनों अलग अलग रॉड है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से अब बच्चों इसके अंदर यहाँ पे इसमें ये y1 है, ठीक है, इसका ये अल्फा1 है, ये y2 है, ये अल्फा2 है। अब इनको गर्म करते हैं, तो गर्म करने बच्चों को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगी, इस तरह से रॉड एक्सपेंड होके फैलना चाहेगी, लेकिन इसमें एक फोर्स क्रिएट होगा इस तरह से, क्योंकि ये वॉल तो फिक्स है, फैलने नहीं देगी, इसको एक्सपेंशन के लिए मना करेगी, तो इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट होगा T, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें टेंशन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो जो सॉल्व करते हैं थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है थर्मल स्ट्रेस S इज इक्वल टू, देखिए थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस जो होता है, थर्मल स्ट्रेस इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है ये S इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा, ये होता है वाई अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल। अब कह रहा है कि दोनों में यहाँ पे सेम है, तापीय प्रतिबल समान है, थर्मल स्ट्रेस सेम बोला गया है, ठीक है, ये सेम है, और ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट भी सेम बोला गया, ताप में समान वृद्धि वाला डेल्टा थीटा भी सेम है। तो यहाँ से हम देखें ये जो होगा बेटा किसके रेशो पूछा गया है आपको, y1 y2 का, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अल्फा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से y1 अपॉन y2 निकालेंगे तो y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू यह जाएगा अल्फा2 अपॉन अल्फा1, तो अल्फा2 यहाँ पे 6 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ गया 3/1, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, ये क्लियर। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बॉल ऑफ मास एम रेडियस आर रिलीज इन विस्कस लिक्विड, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी vt इज प्रोपोर्शनल टू होती है रेडियस स्क्वायर के, ठीक है, रेडियस स्क्वायर। एक काम करें इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें r से, तो r क्यूब अपॉन r हो गया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बच्चों जो मास है, मास ऑफ स्फेरिकल बॉडी मतलब मास ऑफ बॉल, तो द्रव्यमान जो होता है वो आयतन के समानुपाती होता है, वॉल्यूम,
मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस क्यूब, आयतन त्रिज्या की घात 3 के समानुपाती होता है। मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इस आर क्यूब को हम क्या लिखते हैं, मास से रिप्लेस कर सकते हैं एम, तो एम अपॉन आर, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, सेकंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस तरह से रॉड है, इसकी वजह से एम पार्टिकल पे हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल वेल नोन क्वेश्चन है, आपको हर किसी को उसका डायरेक्ट आंसर ही पता होगा, फिर भी चलो कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये वेरिएबल फोर्स फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ से एवरी पार्टिकल की यहाँ से डिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे अपन एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ से x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस x, इसकी थिकनेस ले ली dx और मास ले लिया इसका dm। तो पहले इस एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में df फोर्स। तो इस df फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखिए df इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो g, ठीक है, स्मॉल m dm अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इस dm की वैल्यू पुट कर दो, dm क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, मतलब मास ऑफ dx लेंथ। तो देखिए l लेंथ का मास m है, तो बताइए यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/l, मास ऑफ यूनिट लेंथ। और हमें dx लेंथ का मास चाहिए, तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या हो गया, मास ऑफ dx लेंथ, dx लंबाई का द्रव्यमान। अब यहां से आपको नेट फोर्स निकालना है, नेट F, तो इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में g m अपॉन l तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, तो 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब लिमिट लगा देंगे x की, कहां से कहां तक, मिनिमम लिमिट क्या आएगी d, मैक्सिमम लिमिट आएगी d प्लस l। क्योंकि देखिए एलिमेंट को बेटा अगर इस सिरे पर लेते इस एंड पर, तो x कितना बनता d, इस एलिमेंट को इस एंड पर लेते तो डिस्टेंस x क्या होती, d प्लस l। ठीक है, तो इसको लिमिट रख के अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा g m m अपॉन d इंटू d प्लस l। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा नेट F। क्लियर, आइए अगले क्वेश्चन पे। पॉइंट चार्ज इज मूविंग इन अ सर्किल with constant speed, consider the magnitude of field produced by the charge at a fixed point P, not center of circle on the axis of circle। देखिए यूं आपसे कह रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए इस तरह से कोई है, ये एक रिंग है, ठीक है, रिंग, ये इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है रिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू घूम रहा है, इस तरह से एक चार्ज पार्टिकल है, रोटेट हो रहा है। अब जो चार्ज पार्टिकल रोटेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को एक करंट एलिमेंट मान सकते हैं। जैसे जब पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल जब घूम के यहाँ पहुंचा, तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ ले लिया अपन ने, करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट। जब पार्टिकल घूम के यहाँ पहुंचेगा तो करंट एलिमेंट यहाँ ले लिया इस जगह, करंट एलिमेंट। तो बच्चों इस एलिमेंट की वजह से, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस तरफ, ये dB वेक्टर। ठीक है, इस तरफ आएगी। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे r है, मान लो जो भी डिस्टेंस r है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों जब यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से इसमें देखिए इससे जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से, ये डिस्टेंस भी r होगी, लेकिन यहाँ से इसकी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड की आएगी इस तरफ dB। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो बच्चों इस तरह से ये DI करंट, ये DI करंट, तो जैसे जैसे बच्चों चार्ज पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, कंटिन्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, तो डिफरेंट पोजिशन के लिए इस जगह, मतलब इस फिक्स पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि यहां से डिस्टेंस r है, यहां से भी r बनेगी, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट आएगी इस तरह से। तो क्या आएगा बच्चों, इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली, केवल इसका परिमाण नियत रहेगा, दिशा लगातार बदलेगी। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ टॉरॉइड इज r1 एंड r2 एंड टोटल टर्न्स इन इट आर n। मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस विल बी, मतलब बच्चों यूं कह रहा है आपसे, देखिए इस तरह से ये एक टॉरॉइड है। ठीक है, ये एक टॉरॉइड है। ठीक है, टॉरॉइड के अंदर अपन जानते हैं इस तरह से ये टर्न्स होते हैं। ठीक है, ये टर्न्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से टर्न्स। तो इसकी जो अंदर एक्सिस है, ये अंदर जो एक्सिस है, इस लाइन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। और जो टॉरॉइड एक तरह से सोलेनॉइड से बना होता है, सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को टर्न करके सर्किल की फॉर्म बेंड कर दें, तो ये क्या बन जाता है, टॉरॉइड। ठीक है, इसकी इनर रेडियस ये r1, ये आउटर रेडियस r2। तो इसकी जो एवरेज रेडियस है यहां से तक की, जहां हमें फील्ड फाइंड करना है, ये रेडियस क्या होगी बच्चों, r1 प्लस r2/2। इसको r बोले तो
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2 होगी, ठीक है। और इसकी लेंथ होगी, लेंथ क्या होगी बच्चों, 2 पाई R, ठीक है। पूरे सर्किल की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई R के इक्वल। अब चूंकि अपन जानते हैं ये सोलेनॉइड को ही बेंड करके टॉरॉइड बनाया जाता है, तो उसके लिए जो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इंटू आई, म्यू नॉट एन अपॉन एल, तो एन आई को तो मैंने एक साथ लिख दिया, ये 1 अपॉन एल है, एल कितना है 2 पाई आर, ठीक है। इस एल को रख दो 2 पाई आर, ठीक है, नीचे रख दो 2 पाई आर, 2 पाई आर, जहां पे आर क्या है, ये रहा R1 प्लस R2 बाई 2, R1 प्लस R2 बाई 2 है, ठीक है। तो यहां से देखो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई R1 R2, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई R1 प्लस R2, तो ये थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये थर्ड आंसर बन जाएगा इसका। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 पर। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन m ऑब्जेक्ट अपीयर m टाइम्स लार्ज, ठीक है, m टाइम्स लार्ज। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम कोई छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं, हमें ऑब्जेक्ट m टाइम्स मतलब m गुना बड़ा दिखता है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर टेलीस्कोप के लिए आता तो टेलीस्कोप में क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट हमें m टाइम्स क्लोज दिखता है, पास दिखता है, ठीक है। तो अगर ये माइक्रोस्कोप की जगह मान लो अगर टेलीस्कोप का क्वेश्चन होता है तो हम क्या बोलते हैं, नियर, थर्ड, ठीक है, मतलब m गुना नियर दिखता है, m गुना पास दिखता है, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन किसका है, माइक्रोस्कोप का, तो माइक्रोस्कोप में क्या आएगा, लार्ज, ओके। चलो आते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मोशन ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग लिक्विड कॉलम इन अ यू ट्यूब इज। तो इस तरह से ये यू शेप की कोई ट्यूब है, इसके अंदर जो ये लिक्विड ऑक्सीलेट होता है, ठीक है। जैसे अभी बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसके वन साइड की लेंथ ये h है, तो ये h है। तो इसमें जो इसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे इसको हल्का सा फूक मार के छोड़ेंगे तो ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल इस तरह से ऑक्सीलेट करेंगे, इसके अंदर वाटर लेवल ऊपर नीचे होंगे, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर ऑफ h अपॉन g होता है। तो आप देख रहे हैं इस टाइम पीरियड की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं कर रही, अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीलेशन तो कैसा होगा, SHM बट नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी, ठीक है। SHM एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 130, इसमें कह रहा है इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट ट्रू है, ये आपको बताना है। तो ये बच्चों, उसके सारे ऑप्शंस को अपन पढ़ें, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि ओपन एंड विल बी एंटीनोड, ठीक है। ओपन एंड पर हमेशा क्या बनता है, एंटीनोड बनते हैं, प्रस्पंद बनते हैं। दोनों खुले सिरे पर क्या बनते हैं, प्रस्पंद, एंटीनोड बनते हैं, पहला सही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि सेकंड, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, सही बात है। ओपन पाइप में सभी हार्मोनिक्स मिलते हैं, सभी सन्नादियां मिलती हैं, सम और विषम, इवन एंड ऑड दोनों टाइप के हार्मोनिक्स आपको ऑप्टेन होते हैं, सेकंड भी सही है। थर्ड कह रहा है ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बी जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स मिलती है, सही बात है। ऑल हार्मोनिक्स मिलेंगे, मतलब इवन ऑड दोनों मिलते हैं, ऑड तो मिलते हैं, सही बात है। थर्ड कह रहा है ऑल हार्मोनिक्स मिलते हैं, ये भी सही बात है। फिर कह रहा है प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, नहीं, एंटी नोड्स पर प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, मिनिमम। नोड्स पर प्रेशर डिफरेंस मैक्सिमम होता है, एंटी नोड्स पर मतलब प्रस्पंदों पर यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, मिनिमम। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम इस आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट ट्रू, ठीक है। तो फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। चलो आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द शिफ्ट इन एन स्टारलाइट इज टुवर्ड्स रेड एंड देन, मतलब आपसे कह रहा है कि लाल विस्थापन, किसी भी जो अपन पढ़ते हैं लाइट के डॉपलर इफेक्ट की बात करें, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, उसमें होता है रेड शिफ्ट, ठीक है। रेड शिफ्ट मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ बच्चों इंक्रीज कब होती है, लैम्डा इंक्रीज होती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब होती है, जब पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज, मतलब दूर जा रहे होते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आएगा, द स्टार इज अप्रोचिंग द अर्थ, गलत है। अर्थ स्टार रिसेंडिंग फ्रॉम अर्थ मतलब दूर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है।
फिर कह रहा है द अपरेंट फ्रीक्वेंसी लेसर देन एक्चुअल, बिल्कुल सही बात है, ये भी है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा इसका फोर्थ, बोथ सेकंड एंड थर्ड। ओके, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आपसे कह रहा है बॉडी का मास दे रखा है और उसकी वेलोसिटी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, आपको यहाँ पे बताना है नेट वर्क डन। तो जो नेट वर्क डन निकालेंगे अपन यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, पढ़ा ना आपने वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से कार्य कैसे निकालते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से। चेंज इन वर्क डन मतलब वर्क डन निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन उससे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v1 इक्वल टू, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखी है इस फॉर्मूले में, तो x को 0 करेंगे तो k इंटू 0 पावर 3/2, तो क्या हो गया, तो 0, तो v1 तो हो गया 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से v2 निकालें तो v2 कितना आएगा, v2 इक्वल टू k रख दो, कितना है k तो 5 है, और यहाँ पे x कितना है इसके अंदर 2, मतलब 2 पावर 3/2, तो 3/2 का मतलब होता है यहाँ पे 2√2। क्या मतलब इसका, देखिए इसके अंदर यहाँ पे जब भी पावर बच्चों होती है 3/2, इसका मतलब होता है ऐसे लिखते हैं √2 करके इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, v2 से 10√2, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, w वर्क डन, जो कि होता है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। m कितना दे रखा है आपको, मास, मास दे रखा है इसके अंदर 0.5 kg, 0.5 kg रख दिया मास। v2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 10√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200, और ये इनिशियल तो खैर 0 है, ठीक है। तो ऊपर 200 इंटू 0.5 करिए, तो चलो यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 0.5 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 जूल, क्या आ जाएगा इसका आंसर 50, सेकेंड आंसर। ओके, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार है, इसका मास 1000 kg दे रखा है और उसकी स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये स्पीड है, इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5/18 से, तो क्या बन जाता है ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे कोलाइड विद अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग इज। तो जब भी बच्चों स्प्रिंग में आपको मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है तो कैसे निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं हम एनर्जी को बैलेंस करके, मतलब जब भी बॉडी मूव करते हुए आएगी तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा हूं मैं, के ई लॉस, के ई में जो हानि होगी वो यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि के इक्वल होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी गेन। तो के ई लॉस तो यहाँ पे क्या है हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी लॉस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कट गया। निकालना क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन और x निकालना है, तो यहाँ से रूट करके x निकालेंगे तो v√m/k, बस। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, v कितना है यहाँ पे, v आपको दे रखा है इसके अंदर 5, ये रख दिया, m मास दे रखा है 1000, ठीक है 1000, एंड k दे रखा है यहाँ पे कितना 6.25 इंटू 10⁻3, तो यहाँ से देखिए 10⁻3 कट गया, तो ये बाहर 5 है। अब 1/6.25 करेंगे तो 2.5 आएगा, तो कितना हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया रिजल्ट 2 मीटर, ठीक है, x इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। A wheel is subjected to a uniform angular acceleration about its axis, ठीक है। Initially its angular velocity is 0, in the first 1 second rotates through angle θ1, in next 1 second rotates through angle θ2। तो बच्चों देखिए आपने एक फॉर्म पढ़ा है, nवें सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nवें सेकंड में विस्थापन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो θn इज इक्वल टू ω0 प्लस α/2 2n-1, पढ़ा नहीं पढ़ा बचपन में ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0, क्योंकि एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, α/2 2n-1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब θ2/θ1 पूछा गया है, तो यहाँ से n को एक बार का रख दो, क्योंकि अगले 1 सेकंड की बात कर रहा है, मतलब सेकंड की, तो यहाँ पे n को एक बार 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2-1, क्योंकि अगले सेकंड की बात कर रहा है, और फिर यहाँ पे पहले सेकंड की बात कर रहा है
तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ऊपर तो हो गया 3, नीचे हो गया 1, तो 3/1 ही आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 1 सेकंड का मतलब दूसरा सेकंड, ये तो फर्स्ट 1 सेकंड मतलब पहला सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड मतलब दूसरा वाला, मतलब नेक्स्ट सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरह कह रहा है कि बच्चों यहाँ पे सारी बॉल्स आइडेंटिकल हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रही है, ठीक है। तो ये 2 बॉल्स यहाँ पे आ रही हैं, टकरा रही हैं, तो बताना क्या होगा आपको। तो बच्चों ये पहले 2 बॉल्स का मास कितना है 2m, तो पहले ये इस 2m से टकराएंगी और इनके साथ अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज करेंगी, मतलब ये दो रुक जाएंगी और ये दोनों वेलोसिटी स्टार्ट करेगी u से, फिर ये टकराएंगी अगले वाले 2m से, तो ये दोनों से साथ फिर इंटरचेंज होंगी, मतलब अब ये रुक जाएंगी, ये दोनों स्टार्ट होंगी u वेलोसिटी से, फिर ये आगे इसके साथ वेलोसिटी इंटरचेंज करेंगी इसके साथ, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो 6 बॉडी है ये तो रुक गई, ये तो क्या हो गई स्टॉप, ये तो पूरी स्टॉप हो गई, फिर ये फाइनली क्या लास्ट में 2 बॉडीज है ये मूव करेंगी विद वेलोसिटी u, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, ये 2 के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सोचिए वेलोसिटी इंटरचेंज होती गई और लास्ट में जो 2 बॉल बचेंगी वो आगे मूव करेंगी u वेलोसिटी से। तो क्या है आंसर इसके अंदर, क्या जाएगा इसके अंदर, देखिए 2 balls from extreme right and will move on with speed u each and remaining balls will be in the rest, ये आ जाएगा सेकंड आंसर इसका। ओके चलो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम इसका सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन बी में पहले 136 क्वेश्चन आपसे कह रहा है चार्ज 3 कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स 3000 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, बताना है क्या होगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है ये आप जानते हैं, E इक्वल टू V अपॉन डी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। और E की डेफिनेशन आपको पता है, E इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन कूलम, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो V इक्वल टू डी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी अपॉन क्यू, एफ डी अपॉन क्यू करेंगे, एफ दे रखा है आपको 3000, ठीक है, डिस्टेंस कितने रखी 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100, ठीक है, एंड क्यू आपको दे रखा कितना इसके अंदर चार्ज, इसमें दे रखा है 3 कूलम, तो उसको रख दिया 3, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना बचा ओनली 10 वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों ये रहा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है -q एंड +q/2, जो कि एक पहला पार्टिकल तो ओरिजिन पे रखा हुआ है और दूसरे पार्टिकल की लोकेशन दे रखी है A00, मतलब कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे अपन देखें इस तरह से, ये इनकी पोजीशन दे रखी है, ये एक्सिस, मतलब एक पार्टिकल तो यहाँ पे रखा है इस जगह, ठीक है, और एक पार्टिकल रखा है इस जगह, ये 2 पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल तो यहाँ पे -q है और ये वाला पार्टिकल +q/2 है, +q/2 2 पार्टिकल है, ठीक है। अब बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है a, क्योंकि कोऑर्डिनेट A00, ये 000, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है a। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा ये बताना है आपको, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे आप ध्यान रखें, जब भी दोनों अनलाइक चार्ज होते हैं तो जो छोटा मैग्नीट्यूड है उसके आउटसाइड में मिलता है हमें नेट फील्ड 0, तो दोनों में से स्मॉल मैग्नीट्यूड किसका, इसका, इसके आउटसाइड में आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे, इस जगह, यहाँ पे इस जगह आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा 0 इस जगह, ठीक है। तो हमें यहां से तक ये डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम दिस फर्स्ट चार्ज, ये डिस्टेंस x क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इनके फील्ड, इस प्लस की वजह से फील्ड आएगा इस तरफ, ये E, ठीक है, इसकी वजह से आएगा इस तरफ ये E माइनस, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, x इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस a, फिर ब्रैकेट में रूट, जिससे डिस्टेंस निकालनी है उसको ऊपर लिखते हैं, क्या निकालनी है इससे डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड कितना है q है, अपॉन रूट ऑफ q माइनस रूट ऑफ q/2, ठीक है। तो जिससे डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस किससे निकालनी बेटा, इस पार्टिकल से, तो उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और नीचे आएगा माइनस साइन, ठीक है। तो आप देखो यहां से, अब हम देखें ये q से तो सब जगह q कट जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें √2 से, √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ गया √2, यहाँ आ गया √2, यहाँ आ गया फिर 1, तो a इंटू √2 अपॉन √2 माइनस 1 ये बनेगा रिजल्ट। तो कौन सा आंसर है, ये थर्ड, √2a अपॉन √2 माइनस 1, ठीक है, इक्विब्रियम पोजीशन, ये है रिजल्ट।
चलो आगे देखें 138। आपसे कह रहा है कि बच्चों ये क्यूब है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब जिसमें अपन जानते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों होते हैं इस तरह से। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें यहाँ पे और यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू। तो हमें इस पे निकालना है नेट क्रॉसिंग फ्लक्स फाइंड करना है, क्या होगा। तो जो अंदर आप देखिए क्यू नेट कितना है, अंदर 0 है, क्यू नेट 0 है, इसलिए फाई नेट की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि गॉस लॉ से अपन जानते हैं क्यू नेट फाई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पता ही है आपको। अंदर नेट चार्ज 0 है, इसलिए फाई नेट भी क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए क्या जाएगा आंसर ये फोर्थ। ओके, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। Zener diode having breakdown voltage 5.6 volt is connected reverse bias with battery of this resistance of 100 ohm in series. Current flowing through Zener diode, ये आपको बताना है। देखिए आपसे कह रहा बच्चों यहाँ पे इसमें एक बैटरी है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की एक बैटरी है जो कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे इस जगह एक Zener diode कनेक्ट कर रखा अपन ने, ये Zener diode। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जेनर डायोड के लिए आपसे कह रहा है कि जेनर डायोड कौन सा वाला है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 5.6 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जितना इसका जेनर वोल्टेज उतना ही आएगा, कितना है 5.6 वोल्ट इस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो रिमेनिंग पोटेंशियल ड्रॉप वाला इस पे कितना आया, 10 में से माइनस कर दो, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 माइनस 5.6, तो कितना हो गया ये 4.4 वोल्ट। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4.4 वोल्ट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100 ओम, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो आपको सर्किट में बतानी है करंट कितनी होगी आई, ठीक है। इस सर्किट में करंट आई आपको बतानी है क्या होगी। तो यहां से करंट दो, जो इसमें करंट होगी वो इसमें होगी, तो आई इज इक्वल टू अपन कैसे निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करके। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है ये 4.4 एंड ये रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, तो यहाँ डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 44 मिली एम्पियर, 44 मिली एम्पियर ये बन जाएगा इसका रिजल्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है ये डायोड किसको शो, मतलब ये पूरा जो रिजल्टेंट सर्किट है कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये पहले ए, ये एक नॉट गेट है, क्या निकल गया है ए बार, ये बी, ये एक नॉट गेट है, क्या निकल गया है बी बार। अब ये एक नॉर गेट है, नॉर गेट क्या करता है आने वालों को ऐड करता है और ऊपर एक लंबी सी बार लगा देता है, मतलब इस तरह से y इक्वल टू क्या होगा a बार प्लस b बार दोनों ऐड किए और ऊपर एक लंबी सी बार लगा दी, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लगा दो डी मॉर्गन थ्योरम, क्या करना है इस बार को ब्रेक कर दो, आधी इस पे गिरेगी आधी इस पर, और ये प्लस का बन जाएगा डॉट, तो a पे डबल बार आ गए, b पे भी डबल बार आ गए, क्योंकि ये बड़ी वाली ब्रेक बार को ब्रेक किया, आधी इस पे गिरी आधी इस पे, ठीक है। अब यहां से हम देखें डबल बार कट जाएंगे आपस में, a यहां भी डबल बार कट गई बी, तो ए डॉट बी कौन सा गेट हुआ ये एंड गेट, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन, ये दिए गए आरेख में कार्य का मान बताना है, ए बी सी डी प्रक्रम में कार्य क्या होगा। तो चो यहाँ पे कार्य निकालना है वर्क डन, तो ये एरिया निकाल लो पूरा, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है, क्योंकि ये इस तरफ है तो इसके नीचे वाला एरिया तो माइनस हो जाएगा, केवल आपको ये एरिया देखना है, ठीक है। तो इस एरिया बच्चों ये वाला पार्ट का इधर का एरिया मान लो A1 है, इधर का एरिया ये A2 है, तो एरिया A1 प्लस एरिया A2 करना है, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन जो होता है डेल W, वर्क डन होता है एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो पहले एरिया 1 ये वाला जो पोर्शन देखेंगे एरिया, इस पोर्शन का एरिया, बेस कितना है V0 और ये परपेंडिकुलर कितना है P0, मतलब आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार V0 है ऊंचाई P0 है, प्लस अब ये वाला एरिया देखेंगे, ये रेक्टेंगल ये जो आए थे इसका आधार कितना है बेस V0, तो इसमें से इसको माइनस करिए V0, और ये ऊंचाई कितनी है तो 2P0 है ये, तो V0 इंटू 2P0, तो क्या बन गया रिजल्ट बच्चों बताइए कितना हो गया 3P0 V0, तो ये आ जाएगा आंसर इसका थर्ड। क्लियर। चलो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दें अपन तो इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम इज इक्वल टू हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, या कहते हैं डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा थीटा हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, इंटू 8 6
6.400 सेकेंड, ठीक है, पर डे। ठीक है, पर डे में इतना होता है डेल्टा टी पर डे, एक दिन में चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे टाइम आपसे, तो ये क्या है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ये आपसे क्या है 10 डिग्री सेल्सियस अपन बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्फा, अल्फा तो कितना दे रखा है इसके अंदर 10 पावर माइनस 5, तो अल्फा रख दो 10 पावर माइनस 5 रख देंगे, 10 पावर माइनस 5 अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा तो 10 पावर माइनस 5 रख दिया। ठीक है, एंड चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है प्लस 10 डिग्री, कोई बढ़ा रहे ना, प्लस 10, और ये 86400 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से ये क्या आ जाएगा रिजल्ट, तो इसके अंदर ये 10 ये सब कट जाएंगे पावर, तो यहां से ये बन जाएगा रिजल्ट, इसको डिवाइड बाय 2 भी कर दें तो 4.32। ठीक है, 4.32 ये आएगा, 4.32 सेकेंड। ठीक है, क्या आ रहा है प्लस के अंदर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो गया इंक्रीज, मतलब एक दिन में क्लॉक का टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसका मतलब टी क्या हो गया इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्लॉक स्लो हो गई, स्लो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज का टाइम, मतलब क्लॉक को अपना 1 साइकिल पूरा करने में अब ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब क्लॉक धीरे हो गई, अब धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, जो कि पहले फास्ट जा रही थी अब धीरे जाएगी, कोई क्लॉक स्लो हो गई है, इसका मतलब घड़ी पीछे हो जाएगी। ठीक है, इतना सेकंड पर डे पीछे हो जाएगी, तो प्रतिदिन इतने सेकंड की कमी होगी, ये आएगा इसका रिजल्ट। ओके, चलो अब देखें आगे अगला क्वेश्चन। ये आपसे कह रहा है कि ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए करेक्ट ग्राफ बताना है, कौन सा होगा। तो चलो देखो पहले ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए गौर से देखें, ए से बी तक के लिए क्या चीज सेम है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सेम आ रही है, क्या सेम है, प्रेशर, क्या सेम बच्चों, प्रेशर। ए से बी तक के लिए यहाँ पे प्रेशर सेम है। ठीक है, तो ए से बी तक के लिए प्रेशर सेम है। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट। फिर बी से लेकर सी तक के लिए आप देखिए, यहां से P प्रोपोर्शनल टू 1/V ग्राफ है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसका मतलब क्या चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, फिर देखिए C से D तक के लिए, अब की बार यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद फिर सी डी से ए तक, वापस यहां पे अपन देख रहे हैं, इसमें वापस वही P प्रोपोर्शनल टू 1/V ग्राफ है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, क्योंकि इनवर्स फॉर्म में ग्राफ बन रहा है, मतलब यहाँ पे वापस टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ग्राफ इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पहले ए से बी तक, पहले ए से बी तक आना चाहिए प्रेशर कांस्टेंट। देखिए यहां से इसको चेक करते हैं, ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट है, सही बात है, पहला ठीक है, आगे बढ़े। फिर बी से लेकर सी तक वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट, सही बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर सी से डी तक, सी से लेकर डी तक वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ थे वो, सही बात है। सी से डी तक यहाँ पे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर ग्राफ है। डी से ए तक टेम्परेचर कांस्टेंट, अरे सारी बातें हमें फर्स्ट ग्राफ में देखने को मिल गई, तो पहला ही ग्राफ करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी आप और चेक करोगे और किसी ग्राफ में नहीं मिलेगा। अब बोलो ये तो रहा, अरे यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये सी से डी वाला एरो अलग लग रहा है, बाकी तो ठीक है, लेकिन ये एरो की डायरेक्शन अलग हो गई है, इसलिए आंसर सेकंड टिक नहीं करना, क्या आएगा, फर्स्ट। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। 144, इसमें आपसे कह रहा है कि हम 10 ग्राम आइस जो है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हम 100 ग्राम वाटर जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सचर का कॉमन टेम्परेचर क्या है ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक तो है 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस की, और एक 100 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस का। एक काम करें, पहले दोनों को हम शिफ्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, दोनों को हम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके आ रहे हैं, देखते क्या होते हैं। ठीक है, बोथ शिफ्ट टूवर्ड्स 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, दोनों को हम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके आ रहे हैं, दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पानी की तरफ लेके आ रहे हैं। तो चलो देखो आइस के पास जो कोल्ड हीट है, ठंडी वाली जो हीट है वो कितनी है, कोल्ड हीट। तो देखो आइस 0 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला ml, क्योंकि केवल स्टेट कन्वर्जन होगा, तो ml लगाएंगे, फॉर्मूला ml। तो m कितना है यहाँ पे 10 ग्राम, l कितना होता है 80,
तो कितना आ गया ये 800 कैलोरी, 800 कैलोरी। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वाटर, इसके ये गर्म है इसलिए इसकी हॉट हीट निकालें, इसके पास गर्म वाली ऊष्मा कितनी है, गर्म हीट। तो यहाँ पे देखिए ये 50 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 ग्राम है, तो यहाँ पे वाटर 50 डिग्री सेल्सियस का है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में लेके आना है, तो केवल MSDT की हेल्प से अपन देखेंगे। तो M कितना है इसका 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 होती है, चेंज इन टेम्परेचर कुल कितना हुआ 50। ठीक है, मैग्नीट्यूड 50, वैसे तो -50 आएगा लेकिन अपन परिमाण देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 50 आएगा, तो कितना हो गया 5000 कैलोरी। तो अब अपन देख सकते हैं अपने पास टोटल मास कितना हो चुका है M टोटल। दोनों को हम यहाँ पे लिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो टोटल मास 110 ग्राम प्लस 100 ग्राम कितना हो गया 110 ग्राम। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास टोटल मास आ गया है 110 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और आपके पास एक्स्ट्रा हीट कौन सी बची है, हॉट एक्स्ट्रा, हॉट वाली Q एक्स्ट्रा कितनी बच गई, देखिए इतनी आ गई है, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो दोनों को मिलाने पे कौन सी वाली हीट आपके पास एक्स्ट्रा आई, इन दोनों में से ये कितना आया 5000 में से 800 माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना आएगा 4200 कैलोरी। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा है 4200 कैलोरी है, मतलब गर्म वाली ऊष्मा आपके पास ज्यादा है। तो ये गर्म वाली ऊष्मा क्या करेगी, इस सिस्टम को किधर की ओर लेके जाएगी, गर्म करने की तरफ लेके जाएगी, मतलब टेम्परेचर राइज करेगी। हाँ, अगर ये वाली हीट ज्यादा होती तो ये इस सिस्टम को आइस में कन्वर्ट करने का काम करती, लेकिन अभी तो गर्म वाली ऊष्मा ज्यादा है इसलिए टेम्परेचर को राइज करेगी। तो टेम्परेचर राइज के लिए अपन देखें ये जो Q एक्स्ट्रा निकल के आया है, इस Q एक्स्ट्रा से ही यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा MSDT। तो कितना राइज होगा वो देखने जा रहे हैं। Q एक्स्ट्रा कितना है 4200, हमारे पास मास कितना है 110, ठीक है ग्राम, S यहाँ पे 1 होता है, तो DT, तरह से DT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 4200 अपॉन 110 को, तो आएगा 38.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ गया रिजल्ट, मतलब इतना टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर इतना हो गया, तो क्या आ गया आंसर इसका 4th। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 145, एक तो A तो आदर्श गैस है और जबकि B वास्तविक गैस है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर इनका वॉल्यूम अपन इंक्रीज करके V से 2V कर रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों जो आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट बच्चों, आइसोथर्मल बोले टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो UA है, A तो कौन सी गैस है, आइडियल गैस। ठीक है, A यहाँ पे आइडियल गैस दे रखी है, आइडियल गैस A, तो ये तो क्या रहेगी अनचेंज, ये तो अनचेंज रहेगी। क्यों अनचेंज रहेगी, क्योंकि बच्चों हम देखते हैं आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर अनचेंज। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे अनचेंज है, इसलिए बच्चों यहाँ पे UA अनचेंज रहेगी। लेकिन बच्चों ये जो रियल गैस है B यहाँ पे रियल गैस है, तो B की जो रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है ये बच्चों वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है किसकी, रियल गैस की। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे UB क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मिली, B वाले की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0 फॉर बोथ, दो मोर देन किसकी होगी, B की, ऑफ B विल बी मोर देन और दैट ऑफ A। ठीक है, क्योंकि A की तो अनचेंज है, B में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या जाएगा इसका आंसर 3rd, क्योंकि B रियल गैस है, रियल गैस का तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा। ठीक है, चलो ये आ गया इसका आंसर 3rd 145 का। तो देखिए चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स आर रिलेटेड एज, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है एडियाबैटिक कर्व का स्लोप गामा इनटू आइसोथर्मल होता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 147 पे आपसे कह रहा है बच्चों ये जो स्ट्रिंग है इसकी मैक्सिमम टेंशन कितनी दे रखी है 360 न्यूटन। ये जो टेंशन सहन कर सकती है, ये टेंशन मैक्सिमम कितना टेंशन सहन कर सकती है 360 न्यूटन। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन इस पे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है,
ये सॉरी चढ़ नहीं रहा, उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, क्लाइम डाउन हुआ, नीचे उतर रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे उतर सके तो नीचे उतर रहा है बच्चों इस तरह से, ये इसका एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे की तरफ है ए। तो जब भी कोई पर्सन बेटा नीचे उतर रहा होता है तो उस केस में यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टी इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। हाँ, अगर ऊपर चढ़ रहा होता है तो टेंशन इंक्रीज हो जाता है, जो होता है टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। यहाँ पे नीचे उतर रहा है, ठीक है, अब इसको टी को रख दो 360, एम कितना है, एम यहाँ पे देखा है 60, जी यहाँ पे 10 होता है, ए आपको निकालना है, ठीक है, तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा, 10 माइनस ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो थर्ड आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलो आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा इन दोनों केस में आपको निकालने हैं एक्सेलेरेशन क्या होंगे। तो बच्चों फर्स्ट वाले केस में देखिए ये इसको पुल कर रही है इस तरफ, किससे, 5g फोर्स से, 5g फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन ये a1 ये a1, तो a1 अपन निकालें, a1 इज इक्वल टू क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स, कुल खिंचाव बल कितना है 5g, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मूविंग मास, टोटल मूविंग मास कौन है 4 + 5 मतलब 9, तो a1 तो कितना हो गया 5g अपॉन 9, जबकि यहां पे अपन देखें ये इसको इधर से पुलिंग कर रहा है 5g से, ये इधर से इसको खींच रहा है 4g से, ठीक है, लेकिन ये हैवी है तो ये आएगा नीचे, ठीक है, ये जाएगा ऊपर, ठीक है, ये जाएगा ऊपर। तो इस केस में अब यहां से a2 निकालें तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स, इधर से 5g है इधर से 4g, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया 5g माइनस 4g अपॉन टोटल मूविंग मास, टोटल मूविंग मास तो यहाँ भी 9 है, तो क्या हो गया ये g अपॉन 9, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, यह आ जाएगा फोर्थ वाला 5g अपॉन 9, ठीक है, एंड g बाई 9, ठीक है, ये टिक कर देंगे इसको अपन। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका और इसका मान बताना है। देखिए मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, इस जगह आप जानते हैं एक्सेलेरेशन होता है नीचे की तरफ a वेक्टर, ठीक है, जो कि g के इक्वल होता है, और वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में v वेक्टर। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो परपेंडिकुलर है इसलिए वेलोसिटी केवल ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, मतलब कुल मिला के वेलोसिटी चेंज तो होगी, सही वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इस पे, ठीक है, तो यहां से ये जो हाईएस्ट पॉइंट पर है ये अनचेंज रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, ये अनचेंज रहेगा, इसलिए यहाँ पे मॉड ऑफ डी मतलब इसका जो d अपॉन dt है ये कितना आएगा 0, तो ये तो आएगा 0, लेकिन v तो क्या है यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, ड्यू टू डायरेक्शन, और इसलिए dv अपॉन dt ये वेरिएबल है, तो इसलिए dv वेक्टर अपॉन dt तो क्या है बच्चों यहाँ पे g के इक्वल, तो कौन सा आंसर आ गया ये g एंड 0, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आगे लो, लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए अपन, क्या कह रहा है आपसे आखिरी क्वेश्चन, तो इससे बच्चों यहाँ पे एक जो रिवर है वो इस तरफ फ्लो रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और यहाँ पे एक नाविक एक पर्सन है जो कि इस तरह से तैर रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसको कहाँ पहुंचना है, पी से क्यू पे पहुंचना है, तो उसको अपना मोशन इस तरफ रखना पड़ेगा, इस तरफ, तभी ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इस तरफ, तो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, तो यहां से ये एंगल थीटा में निकालना है, कितना है एंगल थीटा ये, तो देखिए यहाँ पे आपको इस पर्सन को कहां पहुंचना है, पी से क्यू की तरफ, तो अपन उसको अपनी वेलोसिटी इधर रखनी पड़ेगी, ताकि जो रिवर का पुश लगेगा, धक्का लगेगा, इससे इसकी नेट वेलोसिटी किधर बन जाएगी, इस तरफ, ये आ जाएगी नेट वेलोसिटी वी नेट, नेट वेलोसिटी आएगी इस तरफ, ठीक है, ये नेट वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी, नेट वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी आपको दे रखी कितनी 10, ये वेलोसिटी आपको 10 दे रखी है, और इस तरफ जो रिवर वेलोसिटी है ये कितनी दे रखी है 4, तो हमसे एंगल पूछ रहा है क्या होगा एंगल, तो यहाँ से एंगल थीटा, देखो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर लंब, और ये कर्ण, तो इसलिए साइन थीटा का यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4 अपॉन 10 मतलब 2 अपॉन 5, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 2 अपॉन 5, साइन इनवर्स 2 अपॉन 5 मतलब इसको इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा, मतलब ये नदी का जो फ्लो है,
ठीक है, ये इसके विपरीत दिशा से, ठीक है, नदी के बहाव के विपरीत दिशा से इसको तैरना पड़ेगा, ठीक है, किस एंगल पे, साइन इनवर्स 2/5 पर। तो क्या जाएगा, ये साइन इनवर्स 2/5 कोण पर नदी के बहाव के विपरीत दिशा में तैरना पड़ रहा है इसको, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा, बहाव के विपरीत दिशा की तरफ इसको तैरना पड़ेगा। तो क्या जाएगा यहाँ पे, इस जगह कौन सा आंसर टिक करेंगे, सेकंड, एट एंगल साइन इनवर्स 2/5 विद PQ टुवर्ड्स अपस्ट्रीम। आई बस में। तो इस प्रकार से अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने कहा पेपर का लेवल बिल्कुल एज इट इज नीट के लेवल का है, ना ज्यादा टिपिकल है ना ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से आप अपने पेपर को करते रहें, लगातार बढ़िया तैयारी करें, ठीक है। ओके, नीट 2023 के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बढ़िया करिए। ओके बाय, फिर मिलते हैं।